एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर का हो, चाहे वो एलटी ग्रेड का हो या जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम जिसमें 30 नंबर के जो जीएस का पोर्शन है, जिसमें कुछ मात्रा में बायोलॉजी आता है। तो बायोलॉजी की सीरीज़ में आज हम लोग बायोलॉजी के जितने भी टर्म हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। पूरा डिटेल में आप लोगों को चीज़ें बताऊँगा, जिस तरीके से आप लोग समझ में आ जाए, ठीक है? क्वेश्चन अभी हम समझें, अगर जो देखा जाए तो फिर साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका की संरचना, इसके कार्यों और उसके विभाजन इत्यादि के बारे में अध्ययन करें, उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। मैंने दोनों लैंग्वेज में बातें लिखी हैं, आप देख सकते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल, इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इट्स डिवीजन, इज का साइटोलॉजी। तो मुझे लगता है, आई होप आप समझ पा रहे हो कि साइटोलॉजी क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी को अरस्तु को कहा जाता है, एरिस्टोटल लिखा जाता है। अरस्तु जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी है। कोशिका विज्ञान के जनक की बात करें तो रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है। शब्द जो है बायोलॉजी, ये ग्रीक शब्द है। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है भी है कि शब्द जो बायोलॉजी है वो क्या है, तो वो ग्रीक शब्द है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बायोलॉजी के बारे में, तो बायोलॉजी दो शब्द बायो और लॉजी से मिलकर बना है। बायो का मीन्स होता है कि जीवन यानी लाइफ। लाइफ जो है जिसमें जीवन होगा वो बायोलॉजी होंगे। और लॉजीज का मतलब होता है अध्ययन, यानी लिविंग्स बींग्स का जो भी आप स्टडी करते हो, देयर विल बी आल्सो नोन एज बायोलॉजी। ओके, अगर हम बात करें शब्द बायोलॉजी, तो लैमार्क और ट्रेविरेंस के द्वारा ये बात बताई गई थी कि बायोलॉजी जो शब्द है वो लैमार्क ने, आपने जिराफ वाला देखा होगा कि जिसकी गर्दन बढ़ती बढ़ती रही थी ऐसे तरीके से। तो लैमार्क और ट्रेविनेस के द्वारा ही जो है बायोलॉजी के शब्द जो बायोलॉजी है वो दिए गए थे, ठीक है। आगे हम बात करें और डिटेल में, तो जो सबसे छोटी इकाई होगी हमारे जीवन के चलने की, वो होती है सेल, ठीक है। ठीक है, कोशिका होती है। अब कोशिका की बात करें तो जीवन को जो जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि जीवन के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, बायोलॉजिकल केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जिसमें एज लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सभी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सभी जीवन को जीने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें कि जो सेल है यानी कोशिका है, ये क्या होता है, तो जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका का निर्माण जैव रासायनिक पदार्थों से होता है। प्रत्येक कोशिका का अपना एक केंद्रक होता है, जो कोशिका का मुख्य नियंत्रणकर्ता कहलाता है, मतलब नियंत्रणकर्ता कहलाता है, मेन चीज़ है, मेन फंक्शन यानी मेन कंट्रोल कहलाता है। कहने का मतलब मेरी ये है कि अगर आप कोशिका को देखोगे तो कोशिका वो होती है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट लाइक इज कॉल्ड सेल। तो सेल जो होगा ये सबसे छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बना होगा। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ नीचे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोशिका के बारे में, तो देखिए, कोशिका से मिलकर बनते हैं यानी सेल से बनकर बनते हैं टिश्यूज़ यानी ऊतक। ऊतक से मिलकर बनेंगे ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन बनते हैं यानी अंग बनते हैं। अगर ऑर्गन से देखें तो बनेगा ऑर्गन सिस्टम यानी तंत्र बनेंगे। और तंत्र को जब आपस में मिला दिया जाए तो ये कंप्लीट यानी संपूर्ण जीव बनता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अगर ओवरऑल समझने का हम प्रयास करें तो भाई, जब सेल से कहीं ना कहीं टिश्यूज़ बना होगा तो उसमें एक समान की कोशिका का समूह होता है, मतलब एक ही ग्रुप के कंपाउंड होते हैं, वो मिलकर बनाते हैं। फिर उसके बाद जब टिश्यूज से ऑर्गन बनने के लिए आते हैं तो उसमें ऊतकों का समूह होता है। अब जब ऑर्गन बन गए हैं तो ऑर्गन्स का जो है वो ग्रुप होगा, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन, इसके मिलने से आपका ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और जब ऑर्गन के सिस्टम आपके बन जाएंगे तो उसमें क्या होगा, ग्रुप ऑफ ए सिस्टम बनेगा, यानी ऑर्गन के जो पूरे ग्रुप बनेंगे उससे जाकर बॉडी एक बन जाती है। तो ओवरऑल ये हर जितने भी आपके लिविंग बींग्स हैं उस सब के अंदर ये चीज़ें कहीं ना कहीं होती है, जिसमें सेल होगा, टिश्यूज होंगे, ऑर्गन्स होंगे, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम होंगे, फिर उसके बाद कंप्लीट बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म बन के तैयार होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आगे चल के कि कोशिका की खोज कैसे हुई, तो कोशिका की जो खोज हुआ है, खोज करता हुए वो हुए रॉबर्ट हुक। लेकिन रॉबर्ट हुक ने ये कोशिका की जो खोज की थी वो डाइस कोशिका की यानी मृत कोशिका की खोज की थी। कहाँ से की थी, तो इन्हें कॉर्क कॉर्क नाम का एक वृक्ष है, उस वृक्ष की छाल ली गई थी। उस छाल के अंदर ये देखा गया था कि जब छाल है उसके अंदर बीच में कहीं न कहीं हो जगह है, बीच में स्पेस देखने के लिए मिलता है। जैसे ऐसे लाइक जो आपने हनी बीज देखा होगा, यानी मधुमक्खी के जो छत्ते देखे होंगे,
उसके समान आकृति देखने के लिए मिली। तो ये बात किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने पहली बात ये 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने डाई सेल की खोज की, इसलिए इसको इन्हीं को ही कोशिका जो विज्ञान के जनक भी माना जाता है। इन्होंने पहली बार ऐसा दी थी, हालांकि वो कोशिका मृत थी, जीवित नहीं थी। उसके बाद इन्होंने अपने एक पुस्तक थी, उनकी पुस्तक थी जिसे बोलते हैं माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था, जिसमें ये बात हुई कि जीवित कोशिकाओं की जो खोजकर्ता हुए, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल्स, वो लीवेनहॉक हुए। ठीक है, एंटोनी लीवेनहॉक थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में, आप सोचिए 1665 ईस्वी में मृत कोशिका खोजी गई, कुछ समय बाद ही 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की गई थी। और जीवित कोशिका जो थी उसके अंदर जीवाणु और प्रोटोजोआ जो है वो देखने के लिए मिला था, मतलब ये चीज़ें बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ उसके अंदर देखने के लिए मिला था। सर्वप्रथम हम अगर बात करें कि जो चीज़ें हैं वो क्या लिविंग सोर्सेज से क्या चीज़ें देखने के लिए मिली, तो स्पायरोगायरिया का नाम आप अगर पढ़े होंगे तो उसमें स्पायरोगायरिया, अब ये कहाँ मिलते हैं स्पायरोगायरिया? तालाब के जो रेसे होते हैं, पतले पतले रेसे, आपने हेयर्स देखे होंगे हरे हरे कलर के, तो वो जो होते हैं वो स्पायरोगायरिया कहलाते हैं। और वो जो है वो लिविंग सोर्स है, क्योंकि उनका ही अगर वो कट जाते हैं ना, कटने के बाद वो अपना जो है फिर से वृद्धि करते रहते हैं माइटोसिस प्रोसेस की वजह से, तो वो चीज़ें होंगी। अगर हम कोशिका के आकार की बात करें तो कोशिका का जो आकार होता है, सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट जो सेल है आपका, ठीक है, पूरे के पूरे यूनिवर्स की बात है, तो प्लाज्मा गैसीय सिगमेंट्स, ये जो आप लोगों को दिखने में, जिसे शॉर्टकट में पीपीएलओ कहा जाता है। अब ये शॉर्टकट में नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या है? पीपीएलओ का मतलब है प्लेनेरिया पाइनमोरा लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी एक प्रकार का ये एक छोटा छोटा बैक्टीरियल फॉर्म होता है, बहुत छोटा। ये जंतु जगत का सबसे ज़्यादा मस्करा यानी जोकर भी लोग कहते हैं कुछ। आप जोकर, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ कहीं ना कहीं है कि जंतु जगत का जो है वो मस्करा या जोकर किसे कहा जाता है, तो पीपीएलओ को कहा जाता है। ये बात याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका के बारे में, सबसे बड़ी कोशिका लॉन्गेस्ट सेल के बारे में, तो वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा यानी एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग जो है वो सबसे बड़ा जो है कोशिका माना जाता है। मनुष्य की कोशिका की बात करें, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका के बारे में, स्मॉलर सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो उसमें नर युग्मक होता है, या जो है नर युग्मक यानी मेल जाइगोट, या उसके बाद स्पम्भ भी आपका या होता है सबसे छोटी कोशिका। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो मादा युग्मक होते हैं, फीमेल ऑर्गेनिज्म, जिसे अंडाणु के नाम से जानता है, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन हम देखें तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे लॉन्गेस्ट सबसे लॉन्गेस्ट मतलब डिस्टेंस में ऐसे करके, ठीक है, जो होती है वो होती है नर्वस सेल्स यानी न्यूरॉन होती है सबसे लॉन्गेस्ट। फिर बात करें कोशिका के प्रकार, तो कोशिका के जो प्रकार होंगे वो संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, कोशिका दो प्रकार के होंगे, एक होता है यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, एक होता है मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय, ठीक है। यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर जो होता है वो शरीर केवल एक ही प्रकार की कोशिका से निर्मित होती है, ठीक है। बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल एज लाइक अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ये सभी जितने भी हैं आपने ये पढ़ा होगा बचपन में, कभी ना कभी तो पढ़ा ही है। ये जितने भी हैं ये सभी एक यूनिसेलुलर होते हैं। फिर आता है मल्टी सेलुलर, जैसे हम आप मल्टी सेलुलर में शरीर एक ही प्रकार से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में स्पम्प हो गया, ब्लड क्लॉट हुए, ब्लड हो गए, तो देखो यही दो कोशिकाएं हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही ह्यूमन हुआ या पेड़ पौधे हुए, ये सभी जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। फिर अगर हम बात करें साइटोलॉजी के बारे में कि साइटोलॉजी यानी मतलब कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं, तो कोशिका विज्ञान के प्रकार रहेंगे केंद्रक की संख्या के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक की संख्या के आधार पे इनको दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हम देखेंगे पहले, लेकिन आपको इतना बता दूं कि यूकैरियोटिक में दो होते हैं, जिसमें एक जंतु कोशिका आएगी, एक पादप कोशिका आएगी, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल देखने के लिए मिलता है। प्रोकैरियोटिक की और यूकैरियोटिक में पहले थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो समझ लेते हैं, फिर आगे चीज़ हम समझेंगे। प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें और यूकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं प्रकृति में सरल तथा अल्प विकसित होते हैं, ठीक है। अल्प विकसित मतलब बहुत ज़्यादा इनका ग्रोथ नहीं होता है, नॉर्मल ग्रोथिंग रहती है, ठीक है। और ये जो होंगे प्रकृति में जटिल तथा
जो है पूर्ण विकसित होते हैं। अब अल्प विकसित केंद्र इनके अंदर होता है और पूर्ण विकसित केंद्र इनके अंदर पाया जाता है, यानी सेमी डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, इसमें फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। इसमें नग्न डीएनए बिना हेलिक्स प्रोटीन के होता है, मतलब इसके अंदर डीएनए नेक्ड आई से जो है विदाउट हिस्टीन प्रोटीन के देखने के लिए मिलेगा। इसमें कोशिका तो होती है, केंद्रकीय डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, प्रदरित जालिका, तर्ककाय इत्यादि कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके प्रोकैरियोटिक के अंदर आएंगी। यूकैरियोटिक में अगर देखो तो ये सभी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जितने भी दिख रहे हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें होंगी। ऐसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में थोड़ा सा हम समझने की बात करें तो इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा समझने वाला बात। 70S और 80S क्या होता है समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, जैसे यार राइबोसोम उसे बोलते हैं जो एक प्रकार का अवसादन गुणांक होता है। ठीक है, एक प्रकार का अवसादन गुणांक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फैक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास कोई सेल है का पार्ट है, ये भी है। तो जब हमारे पास 80S आता है तो उसका बड़ा तथा भारी आकार होगा। मतलब अगर इसके अंदर ए है और बी भी है तो ए जो बाहर रहता है उसका आकार और अंदर वाले कंपाउंड का आकार दोनों सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अंदर वाले बॉक्स का जो आकार देखने के लिए मिलेगा, ये वाला, ठीक है, अंदर वाले बॉक्स का ये जो रहेगा वो थोड़ा का क्या बोलते हैं, इसको भारी कहा जाता है, भारी होता है। ठीक है, अब क्योंकि भारी जैसे ये भी है ऐसे ये भी भारी होता है, लेकिन इसके अंदर वाले मॉलिक्यूल का आकार छोटा होता है, इसलिए इसे 70S कहा जाता है और ये 80S होता है, बड़ा आकार होता है। ठीक है, अब ये इसके अंदर रहता है, बाकी छोटा आकार बड़ा आकार, ये चीज़ें आगे चल के हम आपको बताएंगे चीज़ें कैसे तरीके से हो रही हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो इसकी कोशिकाएं भित्ति पतली होती हैं, इसकी कोशिकाएं भित्ति मोटी होती हैं। यानी कि जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है, इसमें जो होता है सेल वॉल क्या होते हैं वो ज़्यादा ही मोटे होते हैं। ठीक है, कोशिकाएं जो है श्वसन मिसोसेम्स के द्वारा होती हैं, यानी इसके अंदर मिसोसेम्स के द्वारा जो है श्वसन क्रिया होती है। इसमें श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें जो होगा इसकी कोशिका भित्ति जो है, पैसे मैंने कहा पतली होती है, इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, बाकी श्वसन आपने ये बताया ही है। ठीक है, अगर हम देखें तो अब देखकर भी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं, ठीक, क्या बताना चाह रहे हैं सर। जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है तो ये आपको देखने के मिलेगा, एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ऐसे करके ये है। ठीक है, इसके अंदर मैंने पूरी बातें पहले से लिख कर रखी है कि ये आपका केंद्रक हो गया। ठीक है, सेल वॉल हो गया, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ये क्या हुआ, सेल वॉल हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो इसके अंदर जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं पूछ है आपका ना, ठीक है, फ्लैंगेंस हो, ये चीज़ें होंगी। इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ये चीज़ पादप कोशिका होगा। उसके बाद ER रहता है, अंतः द्रवित जालिका होती है, केंद्रक इसके अंदर ये पाया जा रहा है। यहाँ भी चीज़ें वही हैं, सेल वॉल रहेगा। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो ये देखने के लिए मिलेंगी, सब चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में याद रखिएगा कि जैसे यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होंगी वो क्या होती हैं, जैसा मैंने बताया ऊपर, यूकैरियोटिक कोशिकाएं दो प्रकार की होगी, तो जंतु कोशिकाएं होती है, पादप कोशिकाएं। जंतु कोशिकाएं जो होती हैं जिनकी कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, इसके अंदर नहीं रहता। क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, ठीक है, कि एनिमल सेल में जो रहेगा वो सेल वॉल होते हैं नहीं होते, सेल वॉल एब्सेंट रहते हैं। इनके अंदर हरित लवक अनुपस्थित रहते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम उपस्थित होते हैं, लाइसोसोम जो है अनुपस्थित रहते हैं। एक बात समझिए, दो चीज़ें हैं, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, थोड़ा समझने लायक भी है। ठीक है, हरी चीज़ें हैं तो हरी चीज़ों में आपको पता वाल रहेगा ही, तभी तो उसके बाद जो है वो श्वसन क्रिया होती है। ठीक है, क्योंकि जब प्लांट के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और सनलाइट रहती है तो अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन जो है वो बाद में निकालते हैं। तो ये चीज़ है, लाइसोसोम इसमें होता है, इसमें लाइसोसोम अनुपस्थित रहता है। तार्किकाय उपस्थित रहता है, तार्किकाय अनुपस्थित रहता है। छोटे छोटे कई सारे रिक्तिकाएँ होती हैं, एक बड़ी केंद्रिक रिक्तिका हो पाई जाती है जिसके द्वारा जो है माइटोसिस क्रिया होगी, आगे चलो सॉरी, जिसके द्वारा जो है वो ऑस्मोसिस क्रिया होती है। अगर हम साइटोलॉजी की बात करें यानी कोशिका विज्ञान, अब हम लोग इस टॉपिक पे आ चुके हैं और हम लोग समझने के एप्लीकेबल हो चुके हैं कि साइटोलॉजी है क्या। साइटोलॉजी के अंदर कोशिका की झिल्ली पाई जाएगी जिसमें प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा
लेमा प्लाज्मेला कहा जाता है, ठीक है, प्लाज्मा लेमा जो है ये पाया जाएगा। ये कोशिका की जीवित झिल्ली होती है, ठीक है, जो झिल्ली है वो जीवित होगी। इसकी खोज 1855 में कार्नेगली तथा क्रेमर के द्वारा की गई थी। ये भी समझने वाली बात है, क्वेश्चन है ना, ठीक है। इतना डीप नहीं जाएगा, लेकिन ओवरऑल मैंने सब टॉपिक को टच किया, जिससे ये ना हो कि आप किसी भी टॉपिक से वंचित रह जाए। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरे कोशिका से तथा कोशिका को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है, ठीक है। कोशिका की झिल्ली जो है बाहर के वातावरण से और एक कोशिका से दूसरी कोशिका को अलग करती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जल से बनी रहती है। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ये किसकी बनी होती है, क्वेश्चन आया है। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा और याद रखने वाली बात है कि कोशिका झिल्ली के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध मॉडल तरल मौजियम मॉडल है, जिसमें 1972 ईस्वी में सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया। ये नाम जो है ये बार बार चर्चा में रह रहा है इस समय। 1972 में जो है ये बात बताई गई थी, ठीक है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा, ये कोशिका झिल्ली को कोशिका की रचनात्मक या अर्धपारगम झिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि यह कुछ विशेष पदार्थों को ही कोशिका के अंदर या बाहर जाने की अनुमति देता है, ठीक है। तो ये भी समझने लायक है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि द्रव और ठोस पदार्थ के लिए, देखिए मैंने इंग्लिश भी लिखा है, इंग्लिश वाले यहाँ से देखकर समझ जाएंगे लैंग्वेज को, स्क्रीनशॉट भी आप ले ही सकते हैं। द्रव पदार्थ और ठोस पदार्थ आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम द्रव पदार्थ की बात करें तो इसमें पिनोसाइटोसिस जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। पिनोसाइटोसिस इसमें, और इसमें फिनोसाइटोसिस रहेगा। फिनो याद रखने वाला है, थोड़ा सा समझने लायक भी है। पिनोसाइटोसिस जो होगा वो लिक्विड के अंदर पाया जाएगा और फिनोसाइटोसिस जो होगा वो ठोस पदार्थ के अंदर पाया जाएगा। यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है तथा विभिन्न कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है, ऊपर जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है वो। अब हम बात करेंगे कोशिका भित्ति। अब हम सभी टॉपिक को एक बार टच करते जाएंगे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो कोशिका भित्ति में अगर देखें तो यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इसका खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया जाता है। यह पादप और पौधा दोनों प्लांट ही कहलाते हैं। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की ही बनी होती है। सेलुलोज जो है वो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है। एक अणु सेलुलोज में 3000 अणु ग्लूकोज के होते हैं। देखो एक चीज़ बताएं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 30 क्वेश्चन आप लोगों को जीएस के देखने के लिए मिलेंगे, और इसलिए मैंने बीच बीच में टॉपिक में आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि ये सेक्शन ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने एलटी ग्रेड में या और सभी एग्जामों में ये भर दिया है कि भाई बायो लिए हैं उनके लिए क्लास नहीं है। ये वो 30 नंबर के लिए क्लास है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगा, फिजिक्स मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, पॉलिटी मिलेगी, इकोनॉमिक्स मिलेगी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी। रीजनिंग आप लोगों को देखना, मैथ और यूपी के कुछ स्पेशल जीके के टॉपिक मिलेंगे। इतने सारे टॉपिक को टच करते हुए हम चीज़ें चलेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे हर वीडियो को लेकर आऊँगा जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अभी मैंने जैसे बायो का सीरीज स्टार्ट किया, बायो भी ख़त्म करूँगा। फिजिक्स, इसके अंदर जो फिजिक्स आने वाली है छोटे मोटे, वो भी मैं कवर कर दूंगा जीएस पैटर्न के बेसिस पे। केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्लास लगातार चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो। हिस्ट्री का भी शुरू करने वाला हूँ, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीज़ मैं धीरे धीरे शुरू करूँगा जिससे आप लोगों के लिए फ़ायदा हो, ठीक है। तो बेस कर जो एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले लोग हैं वो तो खासकर इस चैनल से जुड़ें, और अगर आपको सभी नोट्स या चीज़ें अथेंटिक लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। कार्य की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन ये रहेगा इनका कि कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, ठीक है। दूसरा, कोशिकांग को सुरक्षा प्रदान करती है। भाई जो कोशिका झिल्ली है वो क्या करती है, कार्य भी तो है ना, तो वो निश्चित आकार देगी और उसको सुरक्षा, प्रोटेक्शन प्रदान करती है, ठीक है। अब जैसे बताएं, कोशिका की ये भित्ति है, देखिए पादप कोशिका है और कोशिका झिल्ली है, भित्ति जिसे बोलें। तो ऊपर वाला जो है वो कोशिका भित्ति है, जो इस कलर से है वो कोशिका झिल्ली है। ये क्या है, अंदर वाला पादप है। अब यूँ समझिए ध्यान से कि कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है, जैसे ये है, ये समझिए लकड़ी का डिजाइन है, और ये जो है वो ग्लास का दरवाज़ा है।
तो ग्लास का दरवाज़ा क्या होता है, उसको सेफ्टी देने के लिए पहले हम लकड़ी का क्या लगाते हैं, फ्रेम लगाते हैं। तो मुझे लगता है मैं बात आपको समझा पा रहा हूँ कि जो कोशिका की जो भित्ति होगी वो आपका वही है, क्या बोलते हैं, लकड़ी वाला दरवाज़ा। लकड़ी का दरवाज़ा ही कोशिका भित्ति है। अंदर का जो ग्लास है उसे कोशिका झिल्ली कहेंगे। अब ये झिल्ली होती पतली, जैसे मैंने ग्लास बोला नाजुक होता, थोड़ा-सा भी झटका लगेगा टूट जाएगा, तो इसलिए वो अपना है। बाकी आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम केंद्रक की बात करेंगे, जो भी टर्म उसके अंदर आ रहे थे। केंद्रक की बात करें तो यह एक गोलाकार संरचना छोटी है और जो है जो कोशिका के मध्य में स्थित रहती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा कि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये बात भी आप लोगों को याद रखना, किसने की थी, 1831 ईस्वी में की थी। केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाए जाते हैं जो कोशिका के सभी क्रियात्मक कार्यों का नियंत्रण करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं। जितने भी हमारे पास जेनेटिक मटेरियल रहेगा डीएनए के कंट्रोलिंग कैरेक्टर के फंक्शंस के, वो सभी कंट्रोल करती है। आप देखो जैसे ये कमरा है पूरा, ये पूरा का पूरा कमरा है, इस पूरे कमरे को अपने आप में इसके अंदर कहीं पर एक जगह केंद्रक पाया जाता है। ये पूरा का पूरा सेल हो गया, कोशिका हो गई, ठीक है। कोशिका के अंदर कहीं भी केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। अब केंद्र में ही मैक्सिमम पाया जाता है। अब बात करें साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, तो कोशिका विज्ञान नाम है कोशिका और विज्ञान, तो कोशिका में सबसे ज़्यादा जरूरी तो न्यूक्लियस ही हुआ ना, ठीक है, केंद्रक ही तो हुआ। तो केंद्रक क्या होता है, केंद्रक के चारों ओर एक छोटी दोहरी झिल्ली वाली संरचना पाई जाती है जिसमें केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। यह केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है। अब यहाँ देखो थोड़ा समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये जो आपको है, ठीक है, ये जो आपको ये केंद्रक है, ये बीच वाला जो दिख रहा है ना, ये केंद्रक हुआ, काला सा ये बनाया हुआ केंद्रक हो गया, ये केंद्रक हो गया। इसके बाद इसके ऊपर एक दीवार होगी ऐसे, मतलब साइकिल फॉर्म में, तो ये जो आपको है इसे कोशिका झिल्ली कहेंगे। और कोशिका झिल्ली के बाहर जो ऐसे भरा हुआ है, ऐसे कुछ कुछ प्लाज्मा चीजें रहेंगी, इसे बोलेंगे कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य को जो है अलग करती है कोशिका झिल्ली से, ये बात याद रखना है, ठीक है, अलग करके रखती है कोशिका झिल्ली से, ठीक है। तो केंद्रक यही होता है। बाकी मैंने लैंग्वेज इंग्लिश में भी लिखा है, आप देख ही सकते हो। केंद्रक के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यह प्रोटीन, फास्फोरस, न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। ये बात याद रखना, किसका बना होता है, क्वेश्चन आ जाए कोशिका द्रव्य किसका बना होता है, तो क्या बोलोगे, प्रोटीन बोलना, फास्फोरस बोलना और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, ठीक है। मुझे तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करें जो है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। प्रोटोस्पेन की बात करें जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य जो होगा, ठीक है, जीव द्रव्य जो होगा वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलने से जीव द्रव्य बनता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मिलने से जीव द्रव्य मिलता है, बनता है। केंद्रक में धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे ये याद रखना, ठीक है, क्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन कहा जाता है, क्रोमेटिन धागे होते हैं। केंद्रक में धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है, जो कोशिका विभाजन के समय जो है गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाता है। बहुत अच्छे से समझिएगा, याद रखिए बात जो मैं अभी अभी बोला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना, जैसे एक केंद्रक है, देखिए इसके अंदर ऐसे धागे नुमा संरचना पाई जा रही है, जिससे क्या बोला जाए, क्रोमेटिन बोला गया। ऊपर लिखा है मैंने, क्रोमेटिन बोला गया। क्रोमेटिन में कोशिका का जो विभाजन है उसके समय अगर हम विभाजन इसका करेंगे तो ये टूटेगा ऐसे ऐसे, ठीक। जब इसका विभाजन होगा तो इसके अंदर क्या होता है, विभाजन के समय गुणसूत्र में परिवर्तन, जैसे गुणसूत्र आप देखेंगे तो ये क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिखी। केंद्रक के अंदर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रका कहा जाता है। इसके लिए फोंटा के द्वारा खोज हुआ था। फोंटा एक साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा ये खोजा गया था कि इसके अंदर जो है केंद्रिका पाई जाती है, ठीक है। यह आरएनए का संश्लेषण तथा राइबोसोम का निर्माण कराते हैं, वो भी आरएनए इसके अंदर रिप्रेजेंट रहता है। तो मुझे लगता है आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि न्यूक्लियस जो होगा
उसके अंदर क्या चीज़ें कैसे तरीके से रिप्रेजेंट होती है। अब देखिए बार बार बात आ रही है न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड को न्यूमेरिक एसिड भी कहते हैं कुछ लोग। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डीएनए और आरएनए दो प्रकार है। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको सर्वप्रथम जो है कोलिकर ने द्वारा कीटों की जो है पेशियों में देखा गया था। यानी 1880 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई कोलिकर इन न्यूक्लियस इन स्टेट। वो छोटे छोटे कीट जो होते हैं, इंसेक्ट जो है, कीटे जो हैं, उनके अंदर देखा था पहली बार किसने? कोलिकर ने देखा था। ये लैंग्वेज याद रखो, कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया किसने देखा था, किस जगह देखा था, क्वेश्चन ऐसा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने देखा था, किस में देखा था? कीटों की पेशियों में देखा था 1880 ईस्वी में। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करें कि खोज किसने की, देखने वाली बात अलग, खोज की बात अलग है। तो अल्टमान और फ्लेमिंग, ठीक है, ने 1890 ईस्वी में जो है बायोप्लास्ट इसे कहा था। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे बायोप्लास्ट कहा था। और इसकी खोज भी किसने की थी? अल्टमान और फ्लेमिंग। याद रखो ये बाद में जो बोल रहा हूँ फिर से, अल्टमान और फ्लेमिंग के द्वारा 1890 ईस्वी में बायोप्लास्ट की खोज हुई। बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ये बात याद रखने वाली है। ठीक है। 1897 में बेंडा द्वारा इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। अब क्वेश्चन आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने माइटोकॉन्ड्रिया दिया? तो बेंडा ने, BENDA, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया रखा, क्योंकि इससे पहले नाम क्या जाना जा रहा होगा? जो नाम इससे पहले हम रख रहे होंगे वही नाम जाना जा रहा होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा था? बायोप्लास्ट, तो बायोप्लास्ट बोला जा रहेगा। अब बेंडा ने इस बात को बोल दिया 1997 में, यानी कि 1880 में इसकी डिस्कवरी हो गई, बात नामकरण हो गया। ठीक है, चीज़ें हो गई, खोजी गई, और उसके बाद माइक्रोप्लास्ट नाम रख दिया गया। 1897 में ये नामकरण माइक्रोकॉन्ड्रिया रख दिया गया। किसने? बेंडा ने रखा। यह एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है जिसमें उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्रिस्टी याद रखना, क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी, CRISTEA, क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो उंगली नुमा संरचना बनी हुई है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बनी हुई है। तो जो उंगली नुमा संरचना आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसे क्या बोल रहे हैं हम? क्रिस्टी बोल रहे हैं। एक उंगली से दूसरी उंगली, ये जो संरचना है आपको देखने को मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा ना, ऐसे करके। तो ये क्या कहेगा? इसे क्रिस्टी कहा जाता है, याद रहेगा आपको, इसे क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्रिस्टी कहते हैं। और बाकी इसके अंदर ऐसे डीएनए रहेगा ही, राइबोसोम है, और जो है मैंट्रिकस इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, जो छोटे छोटे जगह। अब मैंट्रिकस क्या होता है? देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे मैंट्रिकस कहा जाता है। मतलब एक लिक्विड फ्लो रहेगा इसके अंदर भरा रहता है, जिसे मैंट्रिकस कहा जाता है। ठीक है। मैंट्रिकस में क्रेब्स चक्र की जो है प्रक्रिया जो होती है वो चलती है। क्रेब्स साइकिल आपने पढ़ा होगा, जिसमें जो ग्लूकोज होता है उसके कार्बन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो धीरे धीरे टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते हैं, उसमें कुछ एनर्जी निकलती है ADP के थ्रू ऐसी। तो कहने का मतलब क्या है? क्रेब्स साइकिल जिसे बोलते हैं, पाचन भोजन में उत्सर्जित ऊर्जा एक प्रकार का निकलता है ATP ADP के फॉर्म में। माइटोकॉन्ड्रिया में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। यह कोशिका श्वसन में सहायक होती हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी सतह F0 और F1 कण में ऊर्जा के ATP के रूप में संग्रहित किया जाता है। इसके लिए इसकी कोशिकाओं का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं इन्हें। ठीक है। ATP का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। ये प्रकार की ऊर्जा है। जब क्या बोलते हैं, भोजन का पाचन होता है तो उस कैरेक्टर में ये ऊर्जा निकलती है। साइटोलॉजी के क्रम में अगर हम देखें, साइटोलॉजी विज्ञान के क्रम में, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा ही है। माइटोकॉन्ड्रिया समझने का प्रयास करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार के रासायनिक संगठन है जिसके अंदर प्रोटीन 65 से 70% पाया जाएगा। उसके बाद फास्फोलाइड्स जो हैं वो 25% पाया जाता है। RNA पाए जाएंगे 0.5%। DNA पाए जाएंगे कुछ मात्रा में, सम अमाउंट में DNA पाए जाएंगे। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो
50 से 50,000 के बीच में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लवक के बारे में। ठीक है, प्लास्टिड के बारे में। अगर हम बात करें लवक के बारे में तो ये सभी पादप की कोशिकाओं में पाया जाता है, हर जगह पाएगा। खोजकर्ता कौन है? तो हैकल है। हैकल ने 1865 में इसकी खोज की थी। नामांकन जो है सिंगमर ने किया था, सिंगमर ने 1885 में किया था, ये चीज़ याद रखना। तो इसमें इसका खोज हुआ था। ठीक है, और ये वर्ड यानी कि रंग विभेदन के लिए लवक काम आता है। जैसे इसमें देखेंगे आप अगर जो, तो एक होता अवर्डी लवक, एक आता वर्डी लवक, एक आता हरित लवक। अब देखिए ये तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा अभी तक, ये दो चीज़ें आपको नहीं मिल गई कि नहीं मिल गई। यानी लवक जो है वो 3 प्रकार के आपको देखने को मिले, एक अवर्डी लवक, वर्डी लवक और हरित लवक। वर्ड जो वर्ड है, वर्ड का मतलब होता है रंग, तो मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ यानी रंग की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं अवर्डी लवक की बात करूँ तो अवर्डी लवक जो होता है ये रंगहीन होते हैं। ये भूमिगत तनों तथा जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ लवक पाएंगे? भूमिगत तनों तथा जड़ों में, यानी जड़ों वाले जड़ की चीज जो देख रहे हैं उसमें पाए जाएंगे। इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च देखने को मिलेगा, जो ग्लूकोज के रेशियो में कार्बन के मॉलिक्यूल को 1:2 और 1 के रेशियो। देखो क्वेश्चन ये भी आया हुआ ही है, ग्लूकोज का रेशियो में कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंट। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 हो गया। जब इनको कट किया जाता है तो 1, 2 और 1, तो यही रेशियो पूछा जाता है कि कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो क्या होता है। ठीक है, पोषक पदार्थ जो होते हैं वो तुरंत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अवर्डी लवक की हम बात करें तो इसमें भी प्रकार है। इसकी प्रकार करें अवर्डी लवक के बारे में तो ये 3 प्रकार देखने के लिए मिलेंगे। एक एमाइलोप्लास्ट और एक होता है इमाइलोप्लास्ट, एक होता है एल्यूरोप्लास्ट जिसे प्रोटीनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। जैसा नाम है उसी तरह से उसके अंदर वो संग्रहित भी रहता है। प्रोटीनोप्लास्ट से प्रोटीन संग्रहित रहता है, एरिलोप्लास्ट से वसा संग्रहित रहता है, एमाइलोप्लास्ट से जो है एमाइलेज अगर दिमाग में लाएंगे तो स्टार्च को करने में आती है, तो वो आपके अंदर स्टार्च यानी मंड जो है उसका संग्रह करती है। अब हम वर्डी लवक के बारे में बात करें। वर्डी लवक का मतलब होता है ये रंगीन होते हैं। देखिए अवर्डी का मतलब वर्ड नहीं, वर्ड माने रंग नहीं, तो रंगहीन थे, ये वर्डी है यानी इसके अंदर रंगीन होंगे। मुख्य रूप से जो है फलों और फूलों में पाए जाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, फल और फूल में देखने के लिए मिलेगा। ये कीटों को आकर्षित करने के लिए करके पर परागण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन के जो फैक्टर्स हैं वो रन कर पाते हैं, जैसे गाजर हुआ, टमाटर हुआ, पपीता हुआ। ठीक है, गाजर के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो कैरेटीन प्रोटीन पाया जाता है, आपने ये बात तो जानी होगी। टमाटर के अंदर लाइकोस्पीन प्रोटीन पाया जाता है और पपीता के अंदर जो होता है ऑनियोफिन प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये कहीं नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, अगर हम जैसा मैंने कहा कि ये वर्डी लवक के बारे में, तो वर्डी लवक में अगर हम कुछ चीज़ें देखें कि कितना कैलोरी पाया जाएगा इसके अंदर, तो याद रखेंगे कि 1 ग्राम में अगर हमारे पास कंसनट्रेशन फैट की है तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाएगी। ऐसे क्लोरोप्लास्ट की बात करें, जैसे हरित लवक आप लोग कह रहे हो, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक की बात करें तो मैंने 3 लवक के बारे में डिस्कस करने के लिए बोला था, 2 हो गया, एक बाकी है। जिसे हरित लवक आप कह रहे हो क्लोरोप्लास्ट, ये हरे रंग के लवक होते हैं। इनका हरा रंग इनमें उपस्थित वर्ण हरित के कारण जाना जाता है। ठीक है, वर्ण हरित जो आप देख रहे हो क्लोरोप्लास्ट, इसकी वजह से जो है ये चीज़ें अपने आप में देखें, जैसे मैंने कहा कि दे आर ग्रीन प्लास्टेड, दे आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की वजह से चीज़ें, पर हरित की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से इसके अंदर जो हरा रंग है वो बाहर दिखता है। शैवाल के जो हरित लवक को क्रोमेटोफोर कहा जाता है, क्रोमेटोफोर कहा जाता है। ठीक है, शैवाल के हरित लवक को क्रोमेटोफोर, ये रट लो आप, आईएमपी है, बहुत मोस्ट आईएमपी। शैवाल के हरित लवक को क्या कहा जाता है? क्रोमेटोफोर कहा जाता है। शैवाल के हरित लवक को क्रोमेटोफोर कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट पौधे के उन्हीं भागों में पाया जाता है जो प्रकाश का उपस्थिति में होते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में उन्हीं के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। मुख्यतः जो है पत्तियों में और तनों में देखने के लिए मिलेगा। यह एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। इसके एक तरह पदार्थ भरा होता है जिसमें स्टोमा कहा जाता है। स्टोमा वर्ड क्या कहते हैं? जैसे आप देख रहे होंगे
इसमें सिक्के के ढेर सारे समान समान संरचनाएं पाई जाती है जिसे ग्रेना कहा जाता है। ये नाम तो आपके लिए उतना वो नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जानिए कि ये जो आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर ये जो सिक्के नुमा संरचना मिलेगी इसे ग्रेना कहते हैं, और बीच में जो द्रव भरा होगा इसे स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करें जो है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में थोड़ा सा और देखें तो किसी एक क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना यानी ग्रेनम की संरचनाएं 40 से 60 तक की होती है। यानी ये जो संरचनाएं देखने के मिल रही कितनी होगी ये 40 से 60 होती है। प्रत्येक ग्रेना में चपटी संरचना होती है जिसे थाइलोकार्ड के नाम से जाना जाता है। ये शब्द इंपॉर्टेंट, थाइलोकार्ड पूछा गया है। अब जो एलटी ग्रेड में जिसमें इन्होंने बायो पर भरा होगा तो वो चीज़ देखेंगे तो उसमें रहेगा थाइरोक्लॉड के बारे में। ठीक है, प्रत्येक ग्रेनम के थाइरोकॉर्ड की जो संख्या है वो 100 से 10 से लेकर के 100 के मध्य देखने के लिए मिलेगी। प्रत्येक ग्रेनम की जो जोड़ी है कि वाली संरचना लेमिका कहा जाता है। जो ग्रेनम की जो जोड़ी वाली संरचना है दैट विल बी आल्सो नोन एज लेमिका। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का अपना खुद का डीएनए होता है, ये बात मैंने पहले भी बताया है, और ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या हैं, ज़रूरी हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें तो इसमें ये देखने के लिए मिलेगा कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया दो देखने के लिए मिलेगी। जो जल को तोड़ दे O2 बनाते हैं वो प्रकाशीय अभिक्रिया करेंगे, और जो अप्रकाशीय यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं उसे अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखेंगे ग्लूकोज को तोड़ा जाता है O2 के साथ, तो जैसे CO2 H2O और उसके बाद इसको तोड़ करके ग्लूकोज बनाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है भोजन होता है किसका, भोजन होता है, फूड होता है किसका, प्लांट का। तो ये देखने के लिए मिलेगा। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की बात करें तो ये अप्रकाशीय अभिक्रिया देखने के लिए मिलेगी, यानी क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया देखने के लिए मिलेगी तथा स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया। ग्रेना में प्रकाशीय, स्ट्रोमा में अप्रकाशीय। अभी ग्रेना और स्ट्रोमा पढ़ा के ऊपर आया हूँ। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु की प्रधानता पाई जाती है। क्वेश्चन ये आया हुआ भी है कि किसमें क्या मिलता है। ठीक है, तो मैं भी बता भी रहा हूँ आपको। कोशिका के अंदर जो है कोशिका के अंदर सेल विदाउट सेल की को बात करें अगर तो उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अगर बिना सेल के अंदर, बिना कोशिका के अंदर कोशिका अगर है तो उसे क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। क्लोरोप्लास्ट का रासायनिक संघटक जो आप देखेंगे तो उसके अंदर प्रोटीन, फास्फोलिपिड और उसके बाद कैरोटीनॉइड, आरएनए एंड डीएनए देखने के लिए मिलेगा। इन सब का परसेंटेज अगर हम देखें तो प्रोटीन 35 से 55% देखने को मिलेगा, फास्फोलिपिड जो है वो 25 से 35% देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगर देखें तो जो हमारा कैरोटीनॉइड है वो 1 से 5%। इसमें विटामिन ई, के और एंजाइम और खनिज मिनरल्स कुछ देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम अंतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, अंतः प्रज्वलित जालिका की बात करें, तो इसका खोज जो है वो पैटर्नर ने कहा था 1945 में। पैटर्नर ने कहा था ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं तथा स्तनियों के आरबीसी को छोड़कर सभी में पाए जाने वाली कोशिका में उपस्थिति में होता है। अगर हम एक बात समझें तो यह सक्रिय कोशिकाएं अर्थात जिन कोशिकाओं में प्रोटीन, हार्मोन तथा वसा का संश्लेषण होता है वहाँ अधिक आर्थिक विकास करनी है, जैसे कि यकृत, अग्न्याशय इत्यादि। इन सभी में आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेंगे। राइबोसोम की उपस्थिति में जो है आधार पर इनमें दो प्रकार के होंगी। एक होगी चिकने जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है खुरदुरी यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को शॉर्टकट में एसईआर और एक आरईआर के नाम से जाना, आरईआर के नाम से जाना जाएगा। एक एसईआर, एक आरईआर के नाम से। अब आपको समझाता हूँ एसईआर क्या है। इसी बीच में ऐसे ही भाग रहेगा, इधर का इधर का इधर का, ऐसे बना दिया है। ठीक है, तो अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो इसमें देखो ये वसा का संश्लेषण एसईआर में होगा, तो आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन यह है कि यह एक कोशिका को दूसरे कोशिका से संबंधित करता है। यह कोशिका के कंकाल की तरह कार्य करता है तथा कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यह अनुवांशिकी पदार्थों में परिवहन का सहायक होता है। केंद्रक के अंदर आने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। ये आप जो देख रहे हैं, अब देखिए दोस्तों समझिए, दोनों समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे।
ये जो आपको इस संरचना देखने के लिए मिलेगी, इसे RER कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो संरचना देखने के लिए मिलेगी इसे RER कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बीच में आपका न्यूक्लियस होता है। पूरा डिटेल में चीज़ें हमें इतनी नहीं पढ़नी, बस हमें समझना है कि क्या चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है। गोल्जी काय की बात करें तो गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी की बात करें तो इसकी खोज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कैमिलो गाल्जी, इसका पूरा नाम है इनका कैमिलो गाल्जी। गाल्जी का गाल्जी ने दिया था 1895 में, इसके बारे में बताया था। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा स्तनियों के आरबीसी को छोड़कर सभी कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है, ठीक है। यह चपटी मुड़ी हुई थैलीनुमा संरचना होती है। इसके लाइपोकार्डियम कार्डिया भी कहा जाता है। पादप कोशिकाओं में गाल्जिकाय बॉडी को डिस्टियोसोम कहा जाता है। यह विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्रावित करते हैं। यह अंतर द्रवित जालिका जो है जैसे प्रोटीन वसा इसके अंदर पैक्ड रहते हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर इसके अंदर जो प्रोटीन वसा है पैक्ड रहती है। यह पैक किए हुए पदार्थों को कोशिकाओं के अंदर या बाहर करते रहते हैं। यह लाइसोसोम के कार्य में सहायक होता है। ये क्वेश्चन, इतना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम के कार्य में ये इंपॉर्टेंट होता है। यह एवरोसोम के निर्माण में सहायक होता है। यह कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टी का निर्माण करते हैं, ठीक है, डिवीजन के लिए। नर जो है लिंग कोशिका और उसके बाद एरोसोम कोशिका, फिर जनक जो होता है रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो जनक जो कोशिका है नर युग्मक जो होगा जिसके अंदर स्पर्म यानी शुक्राणु होता है, मादा जिसको एवरोसोम कहते हैं जिसके अंदर अंडाणु होगा। इन दोनों के मिलने से जनन प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जैसे ये शुक्राणु है और अंडाणु है, ओवरी है और स्पर्म है, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद ये जब इसके अंदर इंटर होता है तो इसे बोलते हैं निषेचन, फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। फ्रेगमेंट हो रहे हैं ना, उसके बाद इसमें बन जाएगा युग्मन, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद संपूर्ण जीव यानी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कब तैयार होता है। इसमें गाल्जिकाय बॉडी की हम बात करें तो गाल्जिकाय बॉडी का स्ट्रक्चर ये है, आप लोग जो देख रहे हो, ठीक है। गाल्जिकाय बॉडी यही है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। इसमें गाल्जिकाय बॉडी में कोशिकांग जो है वो होते हैं, जब वो टूटते हैं, टूटते फूटते उसकी सफाई करते करते अंतः पाचन बाह्य पाचन में सहायता करते हैं, ठीक है, लाइसोसोम के प्रेजेंस में। अगर हम बात करें राइबोसोम क्या होता है तो ये पॉलीमर होता है, एक प्रकार का बहुलक होता है। किसका? सर्वप्रथम खोज की बात करें तो पैलैंड नाम के साइंटिस्ट ने या पेलाडे नाम के साइंटिस्ट ने इन्होंने 1955 में इसके आरएनए के बारे में, राइबोसोम के बारे में, आरएनए राइबोसोम के बारे में बताया था। यह आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। यह अंतर्द्रावित जालिका में बिखरी हुई अवस्था में तथा कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जब ये संपूर्ण में पाए जाते हैं तो इन्हें पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम के नाम से जाना जाता है। इसी को आगे चल के पॉलीराइबोसोम कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम के प्रकार की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, दोनों में देखने के लिए मिलेगा। राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S के लिए और इसमें 80S के लिए। 70S को जब हम सब यूनिट में डिवाइड करते हैं तो इसमें 30S और 50S में ये डिवाइड होगा प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक 40S और 60S में डिवाइड होगा, ठीक है। ये चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेगी। आगे हम बात करें और डिटेल में तो ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, इसीलिए इसके कोशिका की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है, फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम का निर्माण जो है कोशिका के द्वारा होता है। जैसे हमने बताया था कि एक प्रकार का अवसाद गुणांक होगा, छोटी कोशिकाएं, बड़ी कोशिकाएं, उसके अंदर ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम के जो खोजकर्ता हैं वो डी डुबे ने जो है लाइसोसोम की खोज की थी। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जो एक झिल्ली के द्वारा घिरी होती है, ठीक है। इट इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज द सराउंडिंग बाय द मेम्ब्रेन यानी झिल्ली के जो है जुड़ी होती है, जैसा हमने यहाँ बनाकर भी रखा है थोड़ा बहुत। यह बहुत रूपों में प्रदर्शित होती है। इसमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। जब ये फटते हैं तो इनमें उपस्थित जल अपघटनीय एंजाइम विभिन्न कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैला भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैला क्यों कहते हैं, ये इतना टर्म पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो यह
जो है बहुकोशिकीय तथा अल्प कोशिकाओं में पाचन का कार्य करती है। ठीक है, अगर हम इसमें एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल जैसा आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन है, उसके बाद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये जो आपको देखने के लिए मिलेगा, और ट्रांसपोजिशन प्रोटीन ये आप लोगों को दिखेगा। अगर हम बात करें गुणसूत्र के बारे में, तो गुणसूत्र के बारे में अगर हम देखें तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम क्या होता है। गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन जो है वाल्डेयर द्वारा 1818 में 1889 के आसपास किया गया था। ये अनुवांशिकी लक्षणों को वाहक होते हैं। ठीक है, ये उसके बाद अगर हम गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र के अंदर डीएनए भी पाया जाएगा, और डीएनए जब खंडित होता है तो वो जीन बना देता है। याद रखिए, ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाएगा, डीएनए को तोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा, डीएनए जीन के रूप में देखने के लिए मिलेगा। अब हम जैसा बता रहे हैं कि ये अनुवांशिकी लक्षणों को वाहक होता है, तो ये केंद्रक में धागेनुमा संरचना रूप में पाया जाता है। इसे क्रोमेटीन धागे कहा जाता है। क्रोमेटीन का बना होता है, क्रोमेटीन का बना होता है, क्रोमेटीन ऐसे होते हैं। ठीक है, ये चीज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब जो समझो, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि ये चीज़ें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन कह दे, ठीक है, यूँ समझिए जैसे आपसे क्वेश्चन कह दिया गया कि जैसे गांधीनगर जगह है, गांधीनगर के बाद आपका हाउस नंबर आएगा, हाउस नंबर में आप कमरे में रह रहे हो, तो इस तरह से आपका है। तो ये जो पूरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये आपका गुणसूत्र है। गुणसूत्र के अंदर क्रोमेटिन धागे पाए जाएंगे। क्रोमेटिन धागे के अंदर क्या पाया जाता है, स्पर्म देखने के लिए मिलेगा आपके पास। जो भी गुणसूत्र हैं, जीन हैं जो आपके, वो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। साइटोलॉजी यानी कोशिका में अगर देखें तो उसमें क्रोमोसोम हम पढ़ ही रहे हैं। यह शब्द जो है, वर्ड जो है क्रोमोसोम जो है, वो वाल्डेयर ने दिया था। वाल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द को क्रोमोसोम बोला था। अनुवांशिकी के गुणों को वाहक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटी इन क्रोमोसोम कहा जाता है। गुणसूत्र कोशिकाओं के केंद्रक में धागे नुमा संरचना रूप में पाई जाती है, जिसे क्रोमेटिन धागे के रूप में यानी क्रोमेटिन धागे कहा जाता है। ये कोशिका विभाजन में मध्यावस्था तथा पश्चावस्था के पूर्व गुणसूत्र में पाए जाने दिखाती हैं। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या हमेशा निश्चित नहीं रह सकती, वो बदलती रहती है, वेरिएबल होती है। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, पेयर्ड में पाए जाते हैं। गुणसूत्र के प्रकार देखें तो ये दो प्रकार के हैं, एक 22 जोड़े और एक 23 जोड़े। 22 जोड़े की बात करें तो ये 44 टोटल बनेगा। ये दैहिक यानी कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, या इसको ऑटोसोम भी कहते हैं, याद रखेंगे। या तो हम इसे सोमेटिक क्रोमोसोम कहेंगे, या तो इसे ऑटोसोम के नाम से देखने के लिए मिलेगा। एक होगा जिनके 23 जोड़े रहेंगे, 23 जोड़ों को आप 46 मानेंगे, जिसमें एक और 2 जोड़ा जो है वो अलग होता है। लैंगिक गुणसूत्र इन्हीं को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिसपे आल्सोसोम होता है। ये ऑटोसोम, तो ये आल्सोसोम कहा जाता है। ठीक है, आल्सोसोम के नाम से जाना जाएगा। हम मनुष्यों में गुणसूत्र जो है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण अगर हम करें सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन, तो पेयर के फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ देखो, आप फर्स्ट पेयर की बात करें, जैसे आप फीमेल और मेल की बात करें, तो जब एक फीमेल दूसरे मेल से मिलती है, अगर ये ध्यान से समझेंगे तो समझ में आपको आएगा। मान लो यहाँ से एक्स गया और यहाँ से भी एक्स आया, क्योंकि एक्स वाई नर में होता है एक्स वाई। ठीक है, तो पहले दैहिक गुणसूत्र अगर हमारा काम अगर करे, तो दैहिक गुणसूत्र तो आपको पता है कि यक्स यक्स ही होते हैं, कोई एक जो होता है वो यक्स वाई होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये बात कहूँ तो एक से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके टोटल 22 पेयर तक, 22 पेयर तक सिर्फ पेयर क्या बन सकता है, ओनली बनेगा एक्स वाई सॉरी एक्स 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 बनेगा। लेकिन अब हमारे पास जैसे ही 23वां 22 के बाद 23वां पेयर लगना शुरू होगा, तो उसमें मेल के पास जो है वो एक्स वाई है, फीमेल के पास एक्स एक्स है। तो अब जब दोनों आपस में मिलेंगे तो वही कंडीशन है कि लिंग का निर्धारण होगा। अगर यहाँ से यक्स ट्रांसफर होकर यहाँ से यक्स मिल रहा है तो यक्स यक्स आएगा, जिससे लड़की यानी गर्ल्स बनने के चांसेस है। यहाँ से यक्स आया, यहाँ से वाई, तो लड़के बनने के चांसेस आई होप 50-50% चांसेस होते हैं। मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण जीवों तथा उनके गुणसूत्रों की संख्या के बारे में, सम इम्पोर्टेंस ऑर्गेनिज्म एंड देयर इज अ क्रोमोसोमिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जीवों का नाम देखें तो उनके गुणसूत्र देखें। जैसे गोल्ड क्रीम में दो गुणसूत्र होते हैं, मच्छर में 6, टमाटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 2, चावल में 24, मेढक में 26, सूर्यमुखी में 34 गुणसूत्र देखने के लिए मिलेगा। चूहा में बात करें तो चूहा में 42, मनुष्य में 46, आलू में 48, कबूतर में 80 और गोल्ड किस
नाम की एक फिश होती है, गोल्ड फिश कहते हैं, ठीक है। तो गोल्ड फिश जो है उसके अंदर 80 जो है गुणसूत्र देखने के लिए मिलेगा। सर्वाधिक गुणसूत्र की जो संख्या है वो फन में देखने के लिए मिलती है, 1262 होती है, ठीक है। फन आपको देखने के लिए, फन में सबसे ज़्यादा गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किसमें पाएगा, तो फर्न में पाया जाता है। फर्न में सबसे ज़्यादा गुणसूत्र कितना पाया जाता है, तो 1262 पाए जाते हैं। ऐसे हम बात करें कि अब जो तार्किकाय यानी सेंट्रोसोम होते हैं उसकी खोजकर्ता हो गए टी ब्रोवरी, जो है 1818 में किया था। यह एक गोलकाकार संरचना होती है, इसके अंदर केंद्रक बाहर की सतह में होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, यह मुख्यतः जंतुओं कोशिका के रूप में पाई जाती है। यह दो प्रकार की जो है स्पंदित संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें सेंट्रोओस के नाम से जाना जाता है। तार्किकाय यही है। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो ये कोशिका विभाजन में सहायक होती है। ध्रुवों तथा जो है तुर्कुत तंतुओं के निर्माण में सहायक होती है, ठीक है। यानी इट इज हेल्प ऑफ फॉर्मेटेशन ऑफ फ्लोरो एंड स्पायरो। जो आप देखेंगे जैसे पश्च ये है, ये तार्किकाय है, ये सेंट्रियोल है, तो ये फंक्शन है कि इसके थ्रू जो तंकुतंतु है, तंकुतंतु यानी तने हुए, इसके से बन करके तार्किकाय होगा, फिर आपका जा करके सेंट्रोल देखने के लिए मिलता है। अब हम मृत्तिका की बात करें, ओल्वेलिस की बात करें, तो इसके खोजकर्ता जो हुए हैं वो डुजारडीन आप लोगों को 1841 में देखने के लिए मिलेंगे। पादप कोशिकाओं में यह बड़ी रिक्तिका, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये कई सारे छोटे छोटे रिक्तिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। इसमें कोशिका रस भरा होता है जो कि एक निर्जीव पादप है। अगर हम न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो फेडरिक मिशन द्वारा सर्वप्रथम 1869 में न्यूक्लिक अम्ल कोशिकाओं के केंद्रक अलग अलग न्यूक्लिक अम्ल के नाम से देखने के लिए मिलता है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होगा, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर हम इसमें बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें तो न्यूक्लिक अम्ल जो है उसके रासायनिक समघटक होते हैं। जैसे न्यूक्लिक अम्ल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अगर ये न्यूक्लिक अम्ल में कई सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में फास्फोरस के साथ मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड जब फास्फेट ग्रुप के साथ मिलता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, तो न्यूक्लियोसाइड जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं तो उससे न्यूक्लियोसाइड बनता है। अब नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, तो नाइट्रोजनस बेस होता है प्यूरिन होता है, एक होता है पिरिमिडीन, दो होंगे, प्यूरिन होगा और एक पिरिमिडीन होगा। डीएनए के लिए अगर आप देखेंगे तो डीएनए में आपको प्यूरिन है और पिरिमिडीन है। प्यूरिन में आपको एडेनिन और गुआनिन देखने के लिए मिलेंगे और पिरिमिडीन में थायमिन और साइटोसिन देखने को मिलते हैं। यहीं पर अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में प्यूरिन और पिरिमिडीन होते ही हैं, एडेनिन गुआनिन सेम, बट यहाँ यूरेसिल और साइटोसिन होता है। मतलब वहाँ आपका थायमिन था, यहाँ नहीं है, यूरेसिल हो जाता है, ठीक है, साइटोसिन। अब ये स्ट्रक्चर्स हैं, आप देखेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, तो जो आप देख करके समझ गए होंगे। आई होप आपको इतना नॉलेज हो गया होगा। अब अगर हम बात करें न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक शर्करा पाई जाती है। डीएनए में नाइट्रोजन क्षार में प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन पाए जाते हैं, जबकि पिरिमिडीन क्षार में थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। नाइट्रोजनस बेस की अगर हम बात करें तो ये कंपाउंड किस तरह से कोई सी कंपाउंड से जुड़े होते हैं, तो प्यूरिन और पिरिमिडीन, प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन आएगा और हमारा जो थायमिन और साइटोसिन आएगा पिरिमिडीन में। अब जब भी हम जोड़ने की बात करें, क्योंकि ये आपस में जुड़कर ही कंपाउंड बनते हैं, तो जब भी एडेनिन से थायमिन जुड़ेगा तो ए के बीच में डबल बॉन्ड टी लगता है, और जब भी हमारे पास गुआनिन से साइटोसिन बनेगा तो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे, या साइटोसिन से गुआनिन बनेगा तो इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे, या थायमिन से एडेनिन बनेगा तो आपके पास डबल बॉन्ड लगेंगे। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाइट्रोजन क्षार में एटी के साथ टीए के साथ द्विहाइड्रोजन बंध का जुड़ाव होता है, जबकि जीसी या सीए के साथ जो है त्रिआबंध का जुड़ाव होता है। ये बात आप समझ रहे होंगे। डीएनए में द्विगुणित संरचनाएं होती है। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने ये बात बताई थी कि डीएनए में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। डीएनए की संरचना एक्सरे विश्लेषण यानी फिलिंग जो एक्सरे स्ट्रक्चर्स जो हैं उसके थ्रू जो है विलिंकिंस ने देखा था सबसे पहले। 3 प्रकार के 1962 में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था इनको, ठीक है। और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे होंगे।
कार्य की बात करें तो यह आनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में है, यह सभी सजीव प्राणियों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। आरएनए की बात करें तो आरएनए जो होगा, जिसे राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ये एक न्यूक्लिक अम्ल होता है जिसमें राइबोसोमल शर्करा पाया जाता है। नाइट्रोजनस क्षार के अंदर थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। आरएनए के प्रकार होंगे जो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए होता है। एम का मतलब मैसेंजर, टी का ट्रांसफर और आर का मतलब राइबोसोमल आरएनए। ए के साथ यू, इस तरह से यू के साथ ए और जी के साथ ये, सी के साथ ये। शरीर के आवश्यक जो एमिनो अम्ल की बात करें तो क्या होगा, शरीर में हमारे 20 एमिनो अम्ल होते हैं। 20 में से 10 की ज़रूरत हमें बाहर से होती है और 10 जो होते हैं हमारे अंदर मौजूद है। इसेंशियल नॉन इसेंशियल देखने के लिए मिलेगा। आरएनए की बात करें तो आरएनए ये महत्वपूर्ण आरएनए का लगभग 80% भाग होता है। ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह राइबोसोम के निर्माण में काम आता है। एमआरएनए की बात करें तो यह डीएनए के से बनता है, जैसे केंद्रक द्रव को एमिनो अम्ल में बदलने की संश्लेषण के काम आता है। टीआरएनए देखेंगे तो यह संपूर्ण यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए विभिन्न एमिनो अम्लों में राइबोसोम का तक पहुंचाता है। और साथ ही साथ नोट अगर हम बात करें तो आरएनए जो है मुख्यतः वे विषाणुओं का अनुवांशिक जो है पदार्थ देखने के लिए, वायरस के अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस था, उसमें वायरस का पदार्थ। अब आप देखेंगे यूरेसिल, थायमीन, सबका स्ट्रक्चर दिया, इतना सारा हमसे नहीं पूछा जाता, ठीक है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें तो देखिए ध्यान से, डीएनए जब द्विगुणित यानी डीएनए रिप्लिकेशन, डबल हेलिक्स रिप्लिकेशन होगा मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो डीएनए में ही डिप्लीकेट होगा। डीएनए जब ट्रांसपोर्टेशन यानी प्रतिलेपन यानी ट्रांसक्रिप्शन जब होगा, तो डीएनए जब टूटेगा तो आरएनए में बदलने के चांसेस हैं ट्रांसक्रिप्शन में। जब आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी रिवर्स का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम यानी कि वही प्रतिलेपन होगा, तो ये आरएनए डीएनए में बदल जाएगा। एमआरएनए जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसके अंदर ट्रांसलेशन अनुवर्धनीकरण, तो इसमें प्रोटीन में बदल जाता है। अब प्रोटीन आ गया तो प्रोटीन भी थोड़ा समझेंगे बाद में हम लोग। अब डीएनए आरएनए से अंतर समझ लेते हैं। डीएनए में सही सजीव प्राणियों में अनुवांशिक पदार्थ है। यह कुछ विषाणुओं का अनुवांशिक कार्य पदार्थ है। शर्करा, डीऑक्सीराइबो शर्करा, राइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन कोशिका के अंदर विद्यमान होता है, कोशिका के साथ साथ कोशिका द्रव्य में भी विद्यमान होता है। नाइट्रोजन पे एटीजीसी, उसके बाद टी की जगह AgCUC होता है, ठीक है। तो मुझे तो समझ गया हो। इसके बाद हम बात करें कर्व साइकिल के बारे में, यानी कि जो कोशिका चक्र की बात करें तो जीवन भर में जो है वो 24 घंटे होते हैं, ठीक है। हर किसी के जीवन में 24 घंटे मिलना है। किसी कोशिका के व्यक्तिगत जीवन चक्र को उस कोशिका का कोशिका चक्र कहते हैं। जो उसका व्यक्तिगत जीवन चक्र होता है उसी को कोशिका चक्र के नाम से जाना जाता है। कोशिका चक्र की खोज जो है वो हॉवर्ड और तथा पेलक ने किया था। हॉवर्ड और पेलक ने 1953 में किया था कोशिका चक्र की खोज। कोशिका चक्र की बात करें तो ये दो प्रकार की, एक अंत्यावस्था और एक जो है बाह्यावस्था, विभाजन की अवस्था देखने के लिए मिलेगा, जिसे एम फेज कहते हैं, ठीक है। अब दोनों समझिए आप लोग। एक होता है जो 23 घंटे काम करता है। अब मैंने 24 घंटे बनाया एक ह्यूमन के लिए, 23 घंटे और 1 घंटे हटाया। 23 घंटे में जीवन एस और G2 फेज में देगा। जीवन जो जी का मतलब होता है ग्रोथ यानी वृद्धि, यस का मतलब होता है सिंथेसिस यानी संश्लेषण। अब यहाँ जो 1 घंटे बचता है उसमें एम फेज देखने के लिए मिलेगा। एम फेज में जो है वो विभाजन अवस्था, जिसके अंदर पुनर्व्यवस्था, मध्यावस्था, पश्च और आत्म जो है टेलिकोफेज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, अंत्यावस्था। तो ये इतने सारे चीज़ देखने में। अब आप देखो यहाँ से मैंने आपको लिख करके समझाया है। ये है 12 घंटे, जिसे जीवन फेज कहेंगे। इसमें अंतः जो है अवस्था होता है, विभिन्न प्रोटीनों का निर्माण होगा, विभिन्न आरएनए का संश्लेषण होगा, विभिन्न एंजाइम का संश्लेषण होगा, कोशिका द्रव्य में वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। अब ये बटे 6 से 8 घंटे, जिसके अंदर जो आप लोग देखोगे तो डीएनए का संश्लेषण होगा, डीएनए गुणित संरचनाएं होंगी, हेलिक्स प्रोटीन देखने के लिए इसके अंदर मिलेगा। फिर बचा 3 से 6 घंटे। 3 से 6 घंटे में विभिन्न कोशिकाओं का निर्माण होगा, तुर्की तंतुओं का निर्माण होता है, ऊर्जा का संचय होता है। बचा 1 घंटा जिसमें विभाजन अवस्था देखने के लिए, जिससे पैतृक कोशिकाओं में पुत्री या जो है जो भी हमारी पुत्री कोशिकाएं, जो पेरेंट कोशिकाएं होती है, उसका निर्माण देखने के लिए मिलेगा। नोट मैंने यहाँ लिखा है कि जब किसी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता तो उसका कोशिका G0 यानी G0 अवस्था में चला जाता है।
कोशिका विभाजन की बात करें तो ये क्या होगा, पैतृक कोशिका विभाजन से पुत्री कोशिका से बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डॉटर, याद रखना, डॉटर सेल फ्रॉम द पैटर्नल सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्वेश्चन आता है, सेल डिवीजन क्या होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन के चरण होते हैं। कोशिका विभाजन के अगर डिवीजन के चरण देखें तो एक होता है कैरियोकाइनोसिस, कैरियोकाइनोसिस, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा जिसमें साइटोकाइनोसिस होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ऐसे तरीके से कोशिका है केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों देखने के लिए मिलेगा। कोशिका विभाजन के प्रकार देखें तो एक समसूत्री, एक अर्धसूत्री और एक असूत्री विभाजन होता है, ठीक है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, एक होता है एमियोसिस, याद रखिएगा। ब्रेन जो होता है हमारा वो नर्वस सेल से 95% होगा। उसके बाद आपका ग्लियर सेल होते हैं कुछ जो 5% होते हैं, जिनके अंदर कुछ कुछ मात्रा में विभाजन तो होगा, लेकिन बाकी नर्वस सेल्स से बना हुआ पूरा ब्रेन है 95%, इसलिए ब्रेन में सेल डिवीज़न नहीं होता। इसलिए कभी भी छोटे बच्चों को देखा होगा मारने के लिए मम्मी पापा मना करते उसके सिर पे मत मारो, इसलिए क्योंकि पता है कि सेल डिवीज़न नहीं होगा। कोई भी अगर नस दब गई, ये चीज़ें हो गई तो दिक्कत हो जाएगी उसकी। एक प्रकार के जो हम माइटोसिस है, माइटोसिस डिवीजन की बात करें, समसूत्री विभाजन, ये इस प्रकार के विभाजन में पूरी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होता है। जैसे पैतृक कोशिकाएं आपका पेरेंट सेल मान लीजिए 2n फैक्टर में है, तो ये भी 2n और ये भी 2n में डिवाइड होंगे, यानी 46 है तो 46 बने रह जाएंगे। इस प्रकार का विभाजन जो है दैहिक या कायिक विभाजन के रूप में देखने के मिलेगा, ठीक है। खोजकर्ता जो है फ्लेमिंग हैं, जिन्होंने 1882 में इसके बारे में बताया। समसूत्री विभाजन की बात करें माइटोसिस के बारे में, तो इसमें जो है कैरियोकाइनोसिस अवस्था पाई जाती है, जिसमें पूर्व, मध्य, पश्च और अंत्य अवस्था देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। पूर्व अवस्था की बात करें तो गुणसूत्र अस्पष्ट होते हैं, केंद्रक झिल्ली गायब होती है, केंद्रिका भी गायब होता है, तर्क तंत्रिका का निर्माण प्रारंभ होता है, तर्क का निर्माण ध्रुवों के रूप में देखने के लिए मिलेगी, गुणसूत्र बिखरी हुई रहती हैं, गुणसूत्र डायर्ड अवस्था में रहती हैं, ठीक है। उसके बाद मध्यावस्था की बात करें, मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज में ध्रुवों का निर्माण पूर्ण रूप से होता है, तंत्रु तंत्रिकाएं जो है सतत तंतुओं का निर्माण करती हैं, जो सतत तंत्रिकाओं का निर्माण पूर्ण होता है उसमें मध्य प्लेट का निर्माण भी होता है। गुणसूत्र जो है डायर्ड से टायर्ड के रूप में देखने को मिलता है, डायर्ड टू टायर्ड देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है मेटामॉर्फोसिस, ऐसे तरीके से फेज बना करके माइटोसिस की क्रिया होगी, माइटोसिस की क्रिया, तंतु कोशिकाएं, माइटोसिस प्रो, सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। पश्च जो होगा इसमें इस प्रकार की अवस्था में गुणसूत्रों का विभाजन, परिणाम स्वरूप अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा शेष आधे गुणसूत्र वाले ध्रुवों की ओर देखने के लिए खिंचाव पे होगा। जैसे ये देखिए, एक इधर की तरफ तो कुछ इधर की, आधा इधर आधा उधर, बीच से फट जाएगा। मध्य पश्च अवस्था देखने के लिए। अंत्य अवस्था यानी टेलोफेज की बात करें तो टेलोफेज वो होता है जो गुणसूत्र में ध्रुवों पर पहुंचते धागेनुमा संरचना में परिवर्तन हो जाता है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण पूर्व हो जाता है, केंद्रिका का निर्माण पूर्व हो जाता है, केंद्र द्वारा विभाजन यानी डाटर सेल केंद्रक में संपन्न होता है। जैसा आप देख रहे हैं केंद्र द्रव्य और पुत्री यानी डाटा सेल यही है, इसमें हो जाता है। समसूत्री विभाजन में साइटोकाइनिन अवस्थाएं होती है। पादप कोशिकाएं जो होंगी वो मध्य पट्टी विधि के में देखने के लिए मिलेगी। जंतु कोशिकाओं की बात करें तो इसके खाए यानी कि ग्रोस यानी कि मेथड देखने के लिए मिलेगा। मध्य पट्टी में आप लोगों को ये चीज़ें देखने, बाकी ये सभी पेरेंट चीज़ें मध्य पट्टी ये आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा। खांचे विधि की बात करें तो खांचे विधि में इस तरह के खांचे बनाकर पेरेंट जो है पुत्री कोशिका देखने, डाटा सेल देखने के लिए मिलेगी। अर्धसूत्री विभाजन में इस प्रकार के विभाजन जो है पुत्री यानी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक गुणसूत्रों की संख्या से ठीक आधी कर दी जाती है, यानी कि आधा हो जाता, उसमें तो पूरा बन रहा था ना, 46 था 46 बन जा रहा था। इस प्रकार का विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। इसकी खोज फार्मर तथा मोरे ने 1905 ईस्वी में की थी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया। इसके बाद की वीडियो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आई होप इतनी बातें मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए पूरी की पूरी चीज़ों को एक बार एक ही वीडियो में डिस्कस करना मुश्किल है, फिर भी कोशिश मैंने ज़्यादा कवर की है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।